गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी क्लासेस के अंदर जो टॉपिक का अध्ययन करना चाह रहे हैं वो टॉपिक है अपना रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन का नाम आते ही अपने दिमाग में जो सबसे पहले बात ग्रह करती है वो क्या करती है भाई? श्वसन का मतलब होता है ब्रीथिंग, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, जो कि वास्तव में किस में होता है? एनिमल्स के अंदर होता है। लेकिन हम तो यहाँ बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं है कि श्वास को लेना या श्वास को छोड़ना। ऐसी क्रिया प्लांटों के अंदर नहीं होती। यहाँ जो रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि आपका कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। और इस कोशिकीय श्वसन की क्रिया के अंतर्गत क्या होगा आपका कि जो कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन क्या करती है? खाद्य पदार्थ ग्लूकोज के ऊपर क्रिया करके उसको तोड़ती है, और तोड़ने पर क्या होती है? जो ऊर्जा अपन को प्राप्त होती है उस ऊर्जा को अपन क्या करते हैं? अन्य कार्यों के अंदर काम में लेते हैं। ये की बात अपन क्या करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। किस प्रकार से ये होता है मैं आपको इसको क्या है एक बार थोड़ा सा हल्का सा पूरे को समझाता हूँ, फिर एक एक टॉपिक को अपन क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका इस क्रिया के अंतर्गत हो क्या रहा है? आपके पास क्या है? ग्लूकोज है। क्या है आपके पास? ग्लूकोज है। तो रेस्पिरेशन के अंतर्गत अगर इसकी अपन डेफिनेशन देना चाहें सिंपली, तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं कि यह एक बायोकेमिकल क्या रिएक्शन है जिसके अंतर्गत क्या होता है आपका कि O2 को ग्रहण करके इसमें क्या करते हैं? ग्लूकोज का अपघटन करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यही क्रिया आपकी होती है। ऑक्सीडेशन की क्रिया इसके अंतर्गत नॉर्मली देखी जाती है। अब देखो ग्लूकोज, अब हम जानते हैं कि पादपों के अंदर तो ग्लूकोज डायरेक्टली होता नहीं है। पादपों के अंदर आपको मिलेगा तो क्या मिलने वाला है? या तो सुक्रोज मिलने वाला है या होता है स्टार्च। तो ये सुक्रोज और स्टार्च है जो जैसे कि इन्वर्टेज है ना, आदि एंजाइमों के द्वारा क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। तो लेकिन जो क्रिया शुरू होती है वो क्या? ग्लूकोज के द्वारा ही यहाँ पर स्टार्ट होती है। चाहे कोशिका के अंदर आपका सुक्रोज या स्टार्च के रूप में किसी के रूप में भी हो, लेकिन वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है कुछ रासायनिक क्रियाओं, कुछ एंजाइमिक क्रियाओं के द्वारा। अब ये जो है इसका क्या होगा आपका? ये जो 6 कार्बन युक्त यौगिक है आपका, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो 6 क्या है? आपके कार्बन है। 6 कार्बन युक्त कंपोनेंट होता है आपका ग्लूकोज। ये क्या होता है? आगे चलकर आपका टूट जाता है, और टूटता किसमें है आपका? ये 3 कार्बन के 2 यौगिक, 1 2 3 कार्बन के, ये क्या है आपके? 3 कार्बन के यौगिक आपके होते हैं, लेकिन एक ही है। और इसका नाम क्या होता है? पायरुवेट। किसमें टूटता है? ये पायरुवेट के अंदर ये टूट जाता है पहले। और इस पायरुवेट के अंदर टूटता है तो इसके अंदर जो आपकी एनर्जी निकलती है, एक तो एनर्जी निकलती है इसके अंदर ATP है ना, और एक निकलती है इसके अंदर NADPH+। ये आपका निकलता है। ATP जो है आपकी ये क्या होती है? आपकी सबस्ट्रेट लेवल
क्या रेस्पायरेशन है, ये सबस्ट्रेट लेवल रेस्पायरेशन है, यानी कि ये स्वतः ही आपकी बनती है, आपकी इसके अंदर किसी प्रकार का, यानी सबस्ट्रेट से टूटने पर बन रही है। तो इसको हम चाहे तो कह सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल आपका फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्यों कहा जाता है? देखो इसके अंदर ये जो बना है, कैसे बना है ये, ADP प्लस P, ADP और ये इसके अंदर क्या होता है आपका, ये जुड़ जाता है, यानी कि ADP के अंदर एक फॉस्फेट के अणु के जुड़ने, यानी कि फॉस्फेट का अटैचमेंट ही, फॉस्फेट के जुड़ने की जो क्रिया है वही क्रिया क्या कहलाती है, फास्फोराइलेशन आपकी कहलाती है। तो यहाँ ADP के साथ में एक P जुड़ गया, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका क्या हो जाता है, ये बन जाता है आपका। तो ये तो क्या हो गया, सबस्ट्रेट लेवल क्या है आपका, फास्फोराइलेशन है। एक एनर्जी और आपकी यहाँ निकलती है, वो क्या है, NADH+। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है जो कि आगे चलकर अपन को क्या करती है, 3 ATP मॉलिक्यूल अपन को प्रदान करने वाली है। हाई एनर्जी क्या है, ये कंपोनेंट होता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बनाता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए क्या होता है, ये जो सारी क्रिया आपकी होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। कहाँ होती है उसके बारे में अपन ये बात अपन करने वाले हैं। तो देखो फिलहाल तो क्या ग्लूकोज का ये सारी क्रिया जो हुई है, ये ग्लाइकोलाइसिस, इस क्रिया को इसमें क्या इसमें ग्लूकोज क्या टूटा है आपका। तो इसके अंदर क्या ग्लूकोज के टूटने की क्रिया, इसलिए हम इसको क्या क्या कह देते हैं, इसको ग्लाइकोलाइसिस। ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंतर्गत आपकी चल रही है, एरोबिक। तो श्वसन जो है आपका क्या है, श्वसन की क्रिया को अगर अपन पढ़ते हैं रेस्पायरेशन को, तो इसको क्या है, 2 प्रकार से अपन इसको बांट सकते हैं। एक तो क्या होता है एरोबिक, और एक क्या होता है आपका एक तो क्या होता है वायवीय श्वसन होता है, और एक क्या होता है अवायवीय श्वसन होता है। यानी कि एक को तो हमने कहेंगे वायु की उपस्थिति में, एक हो गया एन एरोबिक, है ना। एक क्या हो गया एन एरोबिक। ये 2 प्रकार के हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत लेने वाले हैं। तो ये पढ़ेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, मैं पहले क्या था पूरी श्वसन की क्रिया को समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर एरोबिक एनारोबिक को अपन भी लेंगे। तो पहले मैं श्वसन समझा देता हूँ पूरा, क्या श्वसन में होता क्या है, वो एक फंडामेंटल क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ आपके लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 कार्बन के यौगिक आपके क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से ये टूट जाते हैं। हम एक कहाँ हो रहा है, कोशिका के अंदर। तो एक कोशिका का डायग्राम हम बना लेते हैं भाई। ये आपकी क्या है, एक सेल है, मान लीजिए सेल हो गई। इस सेल के अंदर ये क्या पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम जानते हैं कि 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर एक इनर लेयर, है ना। तो ये तो आउटर लेयर हो गया, और ये इनर लेयर हो गई। है ना। इसमें आपका जो द्रव्य भरा है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये आपका पूरा यहाँ ये आपका ये साइटोप्लाज्म की क्रिया है। तो ये क्रिया ग्लाइकोलाइसिस क्रिया, ग्लूकोज का टूटना, ये क्रिया जो होती है वो तो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पर हो रही है ये क्रिया, ये पूरी की पूरी जो क्रिया है आपकी ग्लूकोज से क्या बनना, ये 6 कार्बन का था ना, 3 कार्बन का क्या बनता है आपका पायरुवेट। 2 अणु होते हैं इसके, ये कितने अणु होते हैं, 2 अणु आपके होते हैं। ये आपका इसमें बन रहा है, ऊर्जा आपकी क्या निकल गई, ATP, एक ऊर्जा निकल गई NADH+। अब ये क्या करता है, यहाँ कोशिका से निकलकर ये चला जाता है आपका कहाँ पर, इसके मैट्रिक्स के अंदर। ये 3 कार्बन का यौगिक जो था पायरुवेट कहाँ चला गया,
इसके मैट्रिक्स के अंदर। अब मैट्रिक्स के जाने के बाद में आगे ये क्या करता है, फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा। लेकिन क्रेब्स साइकिल में जाने के से पहले ये 2 कार्बन का एक यौगिक और बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसाइटिल कोएंजाइम है ना, एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है, ये 2 कार्बन का होता है। फिर ये 2 कार्बन का जो यौगिक है ये घुस जाता है आपका किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत चला जाता है और यहाँ जाकर निर्माण होता है आपका हाई NADH+ का। काफ़ी अधिक मात्रा में क्या बनते हैं आपके NADH के यौगिक बनते हैं। और भी बनते हैं, इसमें FADH भी बनता है और आपका क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की भी क्रिया होती है। ये सारी क्रियाएं आपकी होती हैं और बाद में ये डायरेक्टली ऐसे तो काम करेगा नहीं। ये जो NADH बन गया, मैं यहीं पर बना देता हूँ, इसमें क्या बन गया, NADH। NADH क्या करता है, ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है ना, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये इस आउटर मेम्ब्रेन पर यहाँ चलते हैं आपके जो ये कण लगे हुए हैं, इन कणों में यहाँ होता है ETS। यहाँ कौन सी होगी क्रिया, ETS होगी। और ETS होकर ये NADH आपका क्या करता है, एक ATP से क्या बनाएंगे, ATPों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये पूरी एक श्वसन की प्रक्रिया है जो क्या होती है, किसी कोशिका के अंतर्गत चलती है। तो ये अपन को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली यहाँ पर एक की बात हो गई कि श्वसन क्रिया में हुआ क्या। तो मैं पूरी श्वसन क्रिया को बता रहा हूँ। श्वसन की जो क्रिया है वो एरोबिक और एनएरोबिक होता है। तो इसमें श्वसन क्रिया एरोबिक है, तो एरोबिक में तो क्या होगा, स्वाभाविक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी कि ग्लूकोज के जो अणु हैं वो क्या होगा, ग्लूकोज की प्रजस के अंदर क्या होते हैं, टुकड़ों के अंदर टूटते रहते हैं, वही आपका एरोबिक। और टुकड़ों में जब टूटेगा तो उससे क्या होती है, एनर्जी क्या होती है आपकी निकलती है। तो एनर्जी एक तो क्या स्वतंत्र प्रकार की एनर्जी निकलती है, जिससे अपन क्या कहते हैं, ATP कहते हैं। दूसरी क्या होती है, NADH+ क्या होती है आपकी, ये निकलती है। तो प्रारंभिक पद के अंदर तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ये टूटेगा, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा, 3 कार्बन के यौगिक में टूट जाता है, जिसको पायरुवेट कहते हैं। ये सारी क्रिया क्या साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। तो ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म था, यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ से ये पायरुवेट टूट कर क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होती है यहाँ जाएगा। यहाँ से पहले डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में नहीं घुसता, इसको फिर क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा तो एक कार्बन फिर क्या होगा, कम हो जाएगा। ये जो एक कार्बन कम होता है उसे यहाँ हम क्या CO2 के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो 2 कार्बन का यौगिक आपका निकल जाता है। और यहाँ पर भी क्या होता है आपका, जब ये निकलेगा तो यहाँ भी NADH+ का क्या होता है, निर्माण होता है। ये 2 कार्बन के अणु फिर क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने के बाद में भी यहाँ कुछ स्वतंत्र प्रकार के ATP और कुछ NADH क्या होते हैं यहाँ भी प्राप्त होते हैं। ये NADH क्या होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, इनर जो मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ F1 कण पाए जाते हैं आपके। ये F1 कण पाए जाते हैं। इन F1 कणों के अंदर आपका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की क्रिया होती है। उसके ETS चक्कर में ये प्रवेश करते हैं, महत्वपूर्ण से ETS चक्कर में ये क्या करेंगे, ये प्रवेश कर जाएंगे और उससे क्या होगा, एक NADH है वो क्या करता है, 3 ATP के अणुओं का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से एक संपूर्ण क्या है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन को अपन इस प्रकार से यहाँ पढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात होता है, जो भी सेल होती हैं उनके अंदर डायरेक्टली क्या है, ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। पहले स्टार्च या सुक्रोज के रूप में क्या होते हैं, ये यौगिक होते हैं जो आगे टूट कर ग्लूकोज के अंदर क्या होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ते हैं इसको, भाई एरोबिक में क्या हुआ, इनएरोबिक में क्या हुआ, इन दोनों क्रियाओं को थोड़ा डिटेल के अंदर आपको हम बता देते हैं। फिर हम एक एक साइकिल को यहाँ पढ़ने वाले हैं। जो पहली साइकिल मैंने बताया ग्लूकोज से पायरुवेट यानी ग्लाइकोलाइसिस, ये आपके सिलेबस के अंदर है नहीं, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं। आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्टली क्या है,
वो है दे रखा है आपका ये क्रेब साइकिल। तो हम क्रेब साइकिल से आपको इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो पहले तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है, किस प्रकार से ये क्रिया आपकी होती है। तो देखो क्या है, ये है क्रिया। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है आपका एक तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत होता क्या है। इसमें क्या है आपका जो ये ग्लूकोज है आपका C6H12O6, ये क्या करता है डायरेक्टली, सबसे पहला काम तो हो गया, एक ऊष्माक्षेपी प्रकार की एक क्रिया होती है ना। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा इसमें से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलेगी। जो 686 किलो कैलोरी प्रति मोल इसमें से क्या होती है, बाहर निकलती है। और ये जो आपका क्या है, इसमें से आपका एक तो भाई जब इसमें क्या बर्न हो रहा है, ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है, बर्न होने से। तो इसको बर्न कर रहे हैं। बर्न किससे कर रहे हैं, O2 की उपस्थिति में बर्न होता है। तो हम जानते हैं कि बर्न होगा तो बर्न होने में क्या होती है, CO2 बाहर निकलती है। तो इसमें से क्या हो गई, ये CO2 बाहर निकल गई, और कुछ जल का अणु क्या होता है इसमें से ये बाहर निकलता है। तो इस क्रिया के अंदर हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से आपके पास ऊर्जा ये बाहर निकलती है आपकी, है ना। अगर इसको अपन संतुलित करना चाहे तो 6 अणु इसके चाहिए। इसको मैं यहाँ ना लिख के प्लस करके कर देता हूँ, 6 O2 कर दूँ ना। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ये 6 ये और 6 ये आपके क्या हो जाते हैं, ये प्राप्त अपन को इसके अंदर होंगे आपके, है ना। C6H12 है ये, C6H12O6। तो ये तो क्या है, एक वायवीय श्वसन की एक समीकरण है, जिस समीकरण के अंदर क्या होता है, जो जटिल श्वसन पदार्थ होता है ना, इसको अपन क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट, यानी कि ये आपका क्या है, जटिल श्वसन पदार्थ है, जो ऑक्सीकृत होकर, है ना। O2 क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, और ऑक्सीकृत होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर टूट जाता है, और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये जो ऊर्जा है, तो आप देख सकते हो स्थितिज ऊर्जा इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा के अंदर चेंज हो रही है। इसके अंदर ऊर्जा क्या थी, निहित थी। तो यहाँ जो ऊर्जा है आपकी, ये ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के अंदर होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, जो ये ऊर्जा आगे चलकर किसमें, गतिज ऊर्जा के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इस क्रिया में स्थितिज ऊर्जा है जो गतिज ऊर्जा के अंदर क्या हुई है, कन्वर्ट हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा किस रूप में है, इसमें आप देखिए, स्थितिज जो ऊर्जा है वो किस में, रासायनिक रूप में है। तो ये तो किस में है, रासायनिक रूप में है। और गतिज ऊर्जा है वो किसके रूप में है, ATP के रूप में है। तो स्थितिज ऊर्जा तो इसमें क्या होती है, रासायनिक रूप में रहती है, और गतिज ऊर्जा है वो किसके रूप में होती है, आपकी ATP के रूप में चेंज आपकी है हो जाती है आपका। तो ये क्रिया इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। और साथ में इसमें क्या हम जानते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी इस क्रिया में O2 तो ली जा रही है, और CO2 को अपन क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो श्वसन पदार्थ का ऑक्सीडेशन शरीर की आवश्यकता अनुसार क्या होता है, क्रमबद्ध रूप से छोटे छोटे भागों में होता रहता है, जिससे निकली ऊर्जा क्या होती है, कोशिकीय कार्यों को काम करने में काम में यह आती रहती है आपकी। आए बार समझ में, तो ये ऊर्जा आपकी क्या होती है, ये काम में आती रहती है। इस पूरे क्रिया के अंदर टोटल 38 ATP के अणु
क्या होते हैं, बनते हैं। इस क्रिया में कितने टोटल 38 एटीपी के अणु बनते हैं और एक एटीपी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है कितनी, 60.23 किलो कैलोरी प्रति मोल। इस प्रकार से अगर टोटल देखें अपन 38 गुणा 7.23 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा को अगर अपन क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, तो गुणा करने पर अपन को कितनी ऊर्जा ये प्राप्त, 2 3 कर दो या 3 कर दो तो 277.4 है ना। इसको पूरा अपन 7.3 कर देते हैं, 7.3, तो लगभग कितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, 277.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो, 277.4 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा अपन को क्या होती है, यहाँ प्राप्त हुई है। तो इस पूरी श्वसन क्रिया में देखा कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, केवल 277.4 हुई। लेकिन हमने जब समीकरण बनाया यहाँ तो कितनी बता रहे हैं अपन, 286। तो डिफरेंस कितना आ गया, अगर इस क्रिया को अगर देख रहे हो आप तो यहाँ क्या आ रहा है इतना, तो इसमें क्या आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 408.6 किलो कैलोरी का आ रहा है। आप देखते हो कुल श्वसन क्रिया में ऊर्जा है आपकी, ऊर्जा कितनी थी आपकी 686, इसमें से 277.4 तो 408.6 किलो कैलोरी जो ऊर्जा आपकी शेष रह गई, ये ऊर्जा कहलाती है आपकी उष्मा ऊर्जा। तो ये उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो ये उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो रही है, एक नष्ट हो जा रही है। तो ये मैंने आपको क्या समझाया कि एरोबिक श्वसन क्रिया को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि एरोबिक श्वसन में क्या है, जो जटिल श्वसन पदार्थ होता है जो कि ग्लूकोज है, किससे, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा जो निकलती है वो 686 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा आपको बाहर निकलती है। ये फंडामेंटल बात हो गई आपकी। अब ये जो ऊर्जा है आपकी किसके, इसमें अणु के अंदर जो है वो क्या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित है। इसमें ऊर्जा किसमें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित है, जो बाद में क्या गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है ना। तो और इसमें स्थितिज ऊर्जा है वो रासायनिक रूप में, क्योंकि ग्लूकोज क्या रासायनिक पदार्थ है और ये बाहर बना किसमें, ये आपका जब देखा आपने क्या एटीपी के रूप में क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा इसके अंदर होती है बाहर। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा है आपकी, इसको 3 तरीके से आप आराम से समझ सकते हो कि जो इसमें ऊर्जा है ना वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में रासायनिक रूप में संग्रहित होती है, जो बाद में गतिज ऊर्जा के रूप में ये बाहर निकलती है, और रासायनिक रूप की ऊर्जा जो एटीपी के रूप में आपकी ये काम में आती है। अब इस पूरी जो अभिक्रिया होती है आपकी श्वसन की अभिक्रिया में, इसमें टोटल एटीपी के अणु कितने बनते हैं, 38 एटीपी के अणु बनते हैं। 38 एटीपी के अणु इस क्रिया के अंदर टोटल क्या होने बन रहे हैं, और हम जानते हैं कि एक एटीपी के अणु से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, अपन को प्राप्त हो रही है। कितनी हो रही है, 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। 38 से जब इसको अपन डिवाइड करेंगे, टोटल 277.4 किलो कैलोरी ऊर्जा अपन को क्या होती है, इन 38 अणुओं से प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से कुल ऊर्जा तो केवल अपन को 38 एटीपी अणु मिली, 277.4 किलो कैलोरी मिली, और वहाँ हम ऊपर बता रहे हैं कितनी, 286 जो बनती है, इनका डिफरेंट करते हैं 408.6 किलो कैलोरी आता है। तो ये जो ऊर्जा आपकी शेष रह गई, ये ऊर्जा आपकी किस रूप में काम आती है, उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, ये काम में आती है आपकी। तो ये किस में रहती है, ऊर्जा के रूप में आपकी ये यहाँ पर रहती है। तो अब देखो आगे अपन बात करते हैं फ्यूचर ऑफ इन सबस्टेंस। एरोबिक जो रेस्पायरेशन है, इसके अंदर बने जो सबस्टेंस है, इनका क्या फ्यूचर है। तो फ्यूचर ऑफ सबस्टेंस ऑफ रेस्पायरेशन, फ्यूचर ऑफ सबस्टेंस, फ्यूचर ऑफ सबस्टेंस ऑफ रेस्पायरेशन ऑफ
रेस्पिरेशन। क्या क्या निकले थे इसके अंदर सबस्टेंस? सबसे पहले देखा हमने क्या है, एक पहला बात करें जल। जल बाहर निकल रहा है, देख रहे हो आप अभिक्रिया में। तो ये जल क्या काम में आता है? ये जल जो है साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, जो होने वाली अन्य क्रियाओं में भाग लेता है। जो जल है ये क्या होगा, कोशिका के साइटोप्लाज्म है ना, तो ये किस में जाएगा, साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, जो अन्य रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। अन्य रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। हो गया। इसी प्रकार से बात करें अपन अब दूसरा, क्या है आपके CO2 निकल रहा था, ये निकल रहा ना, पहला O2 हो गया, ये दूसरा CO2 हो गया। यह है विसरण क्रिया विधि द्वारा कोशिका से बाहर निकाल दी जाती है, वायुमंडल में आती है ना, इसे विसरण क्रिया द्वारा सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। जो बनी सेल से बाहर निकाल देंगे, है ना, वह कुछ जो आपकी CO2 की मात्रा है वो ट्रांससेलुलर स्पेस में रह जाती है। नेक्स्ट, कुछ CO2 की मात्रा ट्रांससेलुलर स्पेस में रह जाती है, जिसका उपयोग फोटो सिंथेसिस में किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का भविष्य हो गया भाई। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल के अंदर, आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ये जो एक्सेस मात्रा के अंदर होती है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। और कुछ जो CO2 है वो उसके इंटरसेलुलर जो स्पेस हैं, आपके ट्रांससेलुलर स्पेस हैं, उनके अंदर ये क्या हो जाती है, आपकी बनी रह जाती है। और वो ऊर्जा है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होती है, काम में आ जाती है। तीसरा है उष्मा ऊर्जा। तीसरा टॉपिक आपका क्या है, उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा के अंदर देखो क्या होता है। उष्मा ऊर्जा में कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, कुछ तो क्या होती है, ऊर्जा के रूप में, कुछ उष्मा ऊर्जा के रूप में कुछ ऊर्जा तो उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। चलो इसको तो अपन क्या है, थोड़ा लास्ट वाले में इसको अगले टॉपिक में आपको इसका, फिलहाल तो मैं 2 तक ही, बाकी के 3 को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तो इसमें अपन ने क्या है, अपन यहाँ रेस्पायरेशन को देखा। तो रेस्पायरेशन के अंतर्गत क्या होता है, यह एक जटिल बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर जटिल खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंतर्गत हम यहाँ एरोबिक इनोरो एरोबिक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आपको बता रहा हूँ, है ना। इसके अंदर जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं जिसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्या होती है, संग्रहित होती है, जो कि गतिज ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित कर दी जाती है। और ये जो ऊर्जा है रासायनिक रूप में होती है, इसको गतिज ऊर्जा में जो करते हो ATP के रूप में आपकी ये आपकी ऊर्जा यहाँ पर रहती है। आगे का अपन इसके बाद में देखेंगे। थैंक यू।